दुनिया में इत्तेफाक बहुत होते हैं। शायद आप लोगों के साथ भी कुछ इत्तेफाक हुए होंगे, हमारे साथ भी कुछ इत्तेफाक हुए हैं। तो आज की इस कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो भी एक इत्तेफाक है। आज एक ऐसी कहानी के बारे में आपको सुनाने जा रही हूँ जिसमें नाम अलग है और जगह अलग है। बाकी जो केस है, जिस तरह की घटनाएं उनके साथ हुई है उसी तरह की घटनाएं इनके साथ हुई है। बस एक चीज़ अलग है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उस कहानी में अभी जो सोनम और राजा रघुवंशी, जिसकी कहानी अभी पुरानी भी नहीं हुई है, आए दिन हम लोग सुनते आ रहे हैं, नया नया उसमें अपडेट हो रहे हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं, उसी के बारे में जानते हैं हम लोग। तो उसकी कहानी एक और कहानी, दोनों कितनी मिलती जुलती है आइए जानते हैं इस वीडियो में। सिर्फ जगह और नाम अलग है, बाकी केस सेम है, होता उसी तरह। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी, इसकी कहानी हम लोग सुन रहे हैं। कितना इत्तेफाक है, इसको सुन के हम लोग खुद हैरान हैं। इंदौर की सोनम और इंदौर का राजा रघुवंशी, बस यहाँ जगह अलग है और नाम अलग है। ये जगह है तेलंगाना का कुरनूल इलाका है, और कुरनूल इलाका की ऐश्वर्या और तेजस्वर का। राजा रघुवंशी और सोनम का रिश्ता तय होता है इसी साल फरवरी में, यानी कि फरवरी 2025 में। और कुरनूल की ऐश्वर्या और तेजस्वर का रिश्ता तय होता है इसी साल फरवरी में 2025 में। सोनम की शादी तय होती है 11 मई और तेजस्वर और ऐश्वर्या की शादी तय होती है 18 मई। राजा की लाश मिलती है 2 जून को और तेजस्वर की लाश मिलती है 17 जून। आप महीना देखें, तारीख देखें, शादी, रिश्ता, मौत, कितनी सारी मिलती जुलती है। और सबसे बड़ी वजह यह है कि जो मोटिव है वो भी लगभग सेम है। बीच बीच में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगभग एकदम सेम है, इत्तेफाक है कि एक ही जैसी है। शादी के बाद सोनम राजा से दूर दूर रहती और अपने प्रेमी राज कुशवाहा से फ़ोन पर घंटों बातें किया करती थी। सेम ऐश्वर्या के साथ भी शादी हो गई, लेकिन जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला गया तो पता चला कि 2000 कॉल उसने शादी के बाद सिर्फ अपने चाहने वाले को किया, मतलब राज कुशवाहा को किया। कितनी मिलती जुलती कहानी है। पूरी कहानी में सिर्फ एक फ़र्क है जो मैं आपको बताऊंगी। आज की जो कहानी है वो सोनम और राजा की कहानी को याद दिलाती है। कहानी तेलंगाना के कुरनूल की है। कुरनूल में एक नौजवान रहा करता था जिसका नाम था तेजस्वर। तेजस्वर एक सरकारी नौकर जो कि लैंड को मापते हैं और उसके लिए काम किया करता था। शादी की उम्र हो गई, घर वालों ने रिश्ता देखना शुरू किया और उसी कुनूर में रहती थी ऐश्वर्या। ऐश्वर्या के माँ बाप भी रिश्ता देख रहे थे। इधर उधर गांव वाले और बिरादरी के जरिए दोनों परिवार एक साथ मिलते हैं और फिर रिश्ता तय होता है। इसी साल फरवरी में रिश्ता तय होता है। इसके बाद पंडित जी को कहा जाता है कि मुहूर्त निकालिए। अब मुहूर्त को निकाला जाता है वो है 18 मई की। अब सब कुछ शादी सब कुछ फिक्स हो गया, लेकिन अचानक एक अजीब सी चीज़ होती है। 18 मई को शादी थी और 13 मई को ऐश्वर्या घर से गायब हो जाती है। पता ही नहीं चलता है कि ऐश्वर्या कहाँ गई। और 5 दिन के बाद शादी है। अब घर वाले परेशान हैं, भाई परेशान है कि ऐश्वर्या गई तो गई कहाँ। पूरे घर शादी का माहौल है, तैयारी चल रही है, रिश्तेदार आने शुरू हो गए हैं और ऐश्वर्या का पता नहीं है। अब गांव में बातें होने लगी कि ऐश्वर्या कहाँ गई, क्या शादी करना नहीं चाहती है, उसकी ज़िंदगी में कोई और है या फिर क्या बात है, ये कुछ दहेज का इशू है, शादी टूट गई। कितनी मुंह उतनी बातें चल रही थी और ऐश्वर्या का कुछ पता नहीं। घर वाले भी परेशान हैं, दुल्हन जो है वो गायब है। बात ससुराल तक पहुंचती है। अब ये हुआ क्या करे, कार्ड भी छप चुका है, शादी को पोस्टपोन करे या फिर क्या करे। 13 मई को वो गायब थी, 13, 14, 15, 16 मई को अचानक ऐश्वर्या अपने घर पर टपक पड़ती है। और जब वो आती है तो घर वाले सांस लेते हैं कि चलो बेटी तो लौट आई। मोहल्ले वाले, घर वाले, सबको बाकी को पता चलता है। तब पूछताछ होती है कि भैया तुम गए कहाँ थे, क्या परेशानी थी।
तब ऐश्वर्या अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को बताती है कि असल में मेरे माँ बाप परेशान थे और हमारी शादी जो हो रही थी, जिस लड़के से उन्होंने कुछ दहेज वगैरह मांग की थी, कहाँ इतना दहेज देते हैं, इस वजह से मुझे लगा कि इस शादी को छोड़ दें या तोड़ दें और मैं परेशान होकर चली गई। लेकिन फिर मैंने तेजस्वर से बात की तो सब कुछ ठीक हो गया, अब मैं शादी करूंगी। और उधर लड़के वाले तक खबर पहुंच गई तो वो भी आए, भाई दुल्हन लौट आई तो उन्होंने उससे ही पूछताछ की कि तेजस्वर और ऐश्वर्या की शादी से पहले मुलाकात हुई। उसने बोला कि भाई कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता दो। उसने कहा नहीं, मुझसे गलती हो गई, मैं तुमसे ही शादी करूंगी और तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अब दोनों तरफ से फिर से परिवार एक हो गए और 18 मई की शादी तय थी। 18 मई को शादी पूरी धूमधाम के साथ हुई। 18 मई को शादी हुई। अब विदा होकर ऐश्वर्या अपने ससुराल पहुंच गई तेजेश्वर के पास। अब तेजेश्वर के पास पहुंचती है, फिर 1-2 दिन के लिए वापस लौटती है मायके, फिर चली जाती है ससुराल। लेकिन धीरे धीरे वक्त आगे बीत रहा था। तेजेश्वर अपनी बीवी ऐश्वर्या की मतलब जो हाव भाव थे वो बड़े अजीब लगते थे। उनसे बात नहीं करती थी, कतराती थी, उनसे दूर दूर रहती थी और हर वक्त फ़ोन पे रहती थी। तेजेश्वर को लगा कि ये बात क्या है। वो दिखती है, 3 दिन घंटों 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 फ़ोन पर बात किया करती है। तेजेश्वर ने अपने माँ बाप से भी शिकायत की कि सेम सेम सोनम राजा रघुवंशी ने भी की थी, मुझसे बात नहीं करती है, सोनम फ़ोन पे लगी रहती है। माँ बाप ने भी वैसे ही समझाया जैसे सोनम के केस में समझाया। नया नया माहौल है, नई नई जगह है, थोड़ी दिन लगेंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, बेटा कोई बात नहीं है। तेजेश्वर भी सब्र करके रह गया और चलो ठीक है, धीरे धीरे बदलेगा, ये भी बदल जाएगी। अब वक्त बीतने लगा लेकिन ऐश्वर्या तेजेश्वर के करीब नहीं गई, बल्कि वो अपना वक्त फ़ोन के साथ ही बिताती रहती थी। 18 मई की शादी हुई और अब लगभग महीना होने वाला है। 17 जून की तारीख आ गई। अब 17 जून की जो तारीख आई उससे पहले आपको याद है कि 2 जून के बाद 3 जून को पूरे देश में सोनम और राजा की कहानी फैल चुकी थी, क्योंकि राजा रघुवंशी की लाश मेघालय से बरामद हो चुकी थी और एक शादी के इतने कम वक्त के बाद एक दुल्हन ने अपने दूल्हे को मार डाला। ये खबर हर एक को बेचैन कर रहा था। तो ये खबर पूरे देश में थी, हर जगह मीडिया, सोशल मीडिया, साउथ में भी थी। यहाँ उस वक्त की कहानी है जब राजा के कत्ल की कहानी और सोनम की बेवफाई की कहानी मीडिया, सोशल मीडिया में तैर रही है, अखबारों में हेडलाइन है। और सेम उसी वक्त ये दूसरी कहानी चल रही है ऐश्वर्या की और तेजेश्वर की। अब शादी को लगभग महीना होने वाला है, अभी भी ऐश्वर्या अपने पति तेजेश्वर के करीब नहीं गई, अभी भी वो बदली नहीं। पति परेशान था, नहीं ऐश्वर्या को क्या हो गया है, मेरे साथ खुश नहीं है। और इसी दौरान 14 जून की तारीख आती है। 14 जून को तेजेश्वर के पास एक फ़ोन आता है, कहा जाता है कि एक ज़मीन की नाप करनी है, यानी कि लैंड को करता है, ताकि वो मापने के लिए आपको कहीं चलना है। कुछ लोग आते हैं एक गाड़ी लेकर, तेजेश्वर अक्सर ऐसे जाया करता था, वो उनके साथ बैठ जाता है और चला जाता है। घर से निकल कर, ये बात है 17 जून की, उस दिन की, जो तेजेश्वर घर से गया और उस गाड़ी में बैठकर उसके बाद फिर वो घर नहीं लौटा। अब पूरा 17 जून बीत गया पर घर वाले परेशान हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ रात बीती वो लौटा नहीं। और फिर मोबाइल बंद, इधर उधर परेशान होने के बाद 18 जून को तेजेश्वर के घर वाले पुलिस स्टेशन में जाते हैं कुरनूल में और अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। अब पुलिस रिपोर्ट लिखकर तफ्तीश कर रही थी। इधर 17 जून की रात को ही कुरनूल से करीब 40 किलोमीटर दूर कुछ लोगों को एक सुनसान जगह पर एक लाश मिलती है। वो फ़ौरन नज़दीकी पुलिस स्टेशन को खबर करते हैं। लोकल पुलिस वहाँ पहुँचती है, लाश बरामद करती है और मोचोरी में भेज देती है पोस्टमार्टम के लिए और केस दर्ज कर लेती है। क्योंकि लाश पे चाकुओं के निशान थे तो देखकर साफ लग रहा था कि कत्ल है। जब लाश को भेज दिया गया और लोकल पुलिस तफ्तीश कर रही थी, इधर अगले दिन 18 तारीख को, 18 जून को तेजेश्वर के घर वाले पुलिस में कंप्लेंट लिखवाते हैं। अब लिखने के बाद 18 जून को पुलिस आसपास के पुलिस स्टेशन से पता करती है कि कोई गुमशुदगी की कोई लाश, कोई ऐसी चीज़ मिली है लवारिस। तभी वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाके तफ्तीश करते हैं। तो उस पुलिस स्टेशन में जो पूछते हैं तो पता चलता है कि हाँ साहब, एक लाश मिली है
कल और पुलिस के कान खड़े होते हैं कि 17 जून को ही वो गायब हुआ था और 17 जून को ही उसकी लाश मिली है। पुलिस की टीम फ़ौरन उस थाने में पहुंचती है और फिर वहां से मोचोरी में जो हुलिया बताया था तेजेश्वर के घर वालों ने, और जो कपड़े इत्तेफाक से लाश ने वही कपड़े पहने थे। अब पुलिस की टीम फ़ौरन तेजेश्वर के घर वालों को बुलाती है। तेजेश्वर के घर वाले आते हैं, लाश देखते हैं और रोने लगते हैं क्योंकि वो लाश तेजेश्वर की ही थी। अब एक और मिसिंग रिपोर्ट एक मर्डर केस में तब्दील हो चुका था। अब पुलिस तफ्तीश करती है, पता करती है कि उसका काम ऐसा था जमीन नापने का सरकारी। तो कई लोग उससे कहते थे थोड़ी बेईमानी करो, तो कोई दुश्मन थी। घर वालों ने कहा कई बार इस तरह की चीज़ें हुई, धमकी हुई, लेकिन उनके बेटे को इसलिए कोई मारे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो एक एंगल हो सकता है। अब पुलिस उस हिसाब से तफ्तीश करना शुरू करती है। इसी बीच में अब पुलिस तेजेश्वर के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालती है, पूरा छान लेती है, कुछ नहीं मिलता है। इसके बाद घर वालों से पूछती है, कोई दुश्मनी, घर वालों से भी कहती है कुछ नहीं। तभी पुलिस को अचानक पता चलता है कि तेजेश्वर की महीने भर पहले शादी हुई है। क्योंकि वो पुलिस मध्य प्रदेश को हो या फिर साउथ इंडिया के किसी स्टेट की हो, राजा और सोनम की कहानी पूरे देश में चर्चा का विषय है और इस तरह की बातें चल रही थी। तो इन दोनों की शादी सिर्फ महीने भर पहले हुई थी, कहीं कुछ सोनम जैसा ही तो एंगल तो नहीं है। जैसे ही ख्याल पुलिस को जहन में आया, पुलिस ने फ़ौरन अब राज के तेजेश्वर के बाद के नंबर को उनके पास जो थे उनकी सीडीआर निकलवाए। फैसला किया। जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला जाता है तो पुलिस दंग रह गई, हैरान रह गया। उसने देखा कि पिछले 1 महीनों में, खास तौर पर शादी के बाद जब से वो ससुराल आई है, एक नंबर पर लगातार बात कर रही है और वो बात है ड्यूशन का, काफ़ी का। सबसे अजीब बात ये थी कि इन 1 महीनों में जब नई नई एक नवेली दुल्हन ससुराल पहुंचती है तो वो अपने माँ बाप, भाई बहन के बजाय किसी और शख्स से बात कर रही है, वो भी घंटों। इन महीनों में, 1 महीनों में पूरे भी नहीं हुए, 1 दिन बाकी था अभी, क्योंकि 18 मई को शादी हुई और 17 जून को ही तेजेश्वर गायब हो गया था। 2000 कॉल थे और उस नंबर पे 2000 कॉल और घंटों में थे। अब पुलिस को डाउट हुआ कि ये क्या बात है, एक दुल्हन ससुराल में अपने पति और सास ससुर के अलावा किसी और से इतनी लंबी बातें क्या कर रही है। जब उस नंबर को खंगाला गया तो पता चला कि वो नंबर एक शख्स का है जो एक बैंक में एम्प्लॉय है। और पुलिस ने फिर तेजेश्वर के घर वालों से पूछताछ शुरू की। तो शादी कैसे हुई, ऐश्वर्या को आप कितना जानते हैं, शादी के बाद आपने क्या परिवर्तन देखा। अब घर वालों छोटी छोटी चीज़ें याद करके बताना शुरू किया और उनके भी दिमाग में ये बात बैठ गई, क्योंकि वो भी सोनम और राजा की कहानी को जानते थे। उन्होंने कहा हाँ, बार बार हमारा बेटा तेजेश्वर कहता था कि जो बहू है वो बहुत कटी कटी रहती है, पास नहीं आती है और घंटों फ़ोन पे रहती है। आई है वो ससुराल फिर विदा होकर, लेकिन कभी ससुराल को अपनाया नहीं। हमें भी कुछ शक है। अब वो 2000 कॉल घंटों में एक बैंक एम्प्लॉय और शादी के अगले दिन, विदाई के दिन, ससुराल पहुंचने के दिन से लेकर लगातार जिस दिन तेजेश्वर गायब हुआ था उस दिन भी कई कॉल पुलिस को शक हुआ। अब पुलिस ने ऐश्वर्या को थाने बुलाया और उससे पूछताछ की। तब उससे पूछताछ खत्म हुई। उसके बाद पुलिस की टीम ऐश्वर्या के घर जाती है। ऐश्वर्या की अब माँ को उठाती है, यानी तेजेश्वर की मदर इन लॉ, उनकी सास उन्हें थाने लाती है, उनसे पूछताछ करती है और थोड़ी देर के बाद पुलिस ऐलान करती है कि तेजेश्वर का कत्ल के इल्ज़ाम में उसने तेजेश्वर की नई नवेली दुल्हन ऐश्वर्या और उसकी मां यानी कि तेजेश्वर की सास दोनों को गिरफ्तार किया है। अब ये सुनकर हर कोई हैरान है कि सोनम के केस में चलो सोनम ने किया था, बट ये ऐश्वर्या की मां कैसे कत्ल में शामिल हो सकती है। उधर पुलिस की एक टीम गई, उस बैंक एम्प्लॉय को ढूंढने पर इत्तेफाक से उसे तब तक पता चल चुका था कि ऐश्वर्या और उसकी मां पुलिस स्टेशन में है, वो गायब हो गया। अब पुलिस स्टेशन उन दोनों कहानियों को सुनी तो उन कहानी को सुनने के बाद जो सच्चाई सामने आई वो ये थी कि वो एक बैंक एम्प्लॉय था ऐश्वर्या की माँ के साथ में। असल में उसका अफेयर था और लंबे वक्त से धीरे धीरे वक्त बीता, दोनों छुप छुप कर मिलते भी थे। अब वक्त बीता तो एक वक्त ऐसा आया
अब जब माँ के साथ साथ उस बैंक एम्प्लॉय का ऐश्वर्या के साथ भी अफेयर शुरू हो गया, यानी कि एक साथ वो माँ से भी प्यार कर रहा था और उनकी बेटी से भी। अब ये सिलसिला चलता रहा और सब कुछ वैरोड टॉक नॉर्मल, किसी को पता नहीं। फिर एक वक्त ऐसा आया जब माँ बेटी दोनों को इस बात का पता चला कि वो दोनों इसी लड़के से प्यार करते हैं। फिर भी दोनों ने समझौता किया, खामोश रहे, फिर भी सब कुछ ठीक चलता रहा। अब ये आया कि ऐश्वर्या की शादी के समाज बिरादरी रिश्तेदारी की तरफ से दबाव था, वो लड़का भी देखना है। फिर ये भी एहसास था कि शादी उस बैंक एम्प्लॉय से कर तो होगी नहीं, क्योंकि माँ का भी प्रेमी है और बेटी का भी प्रेमी है। शादी के बाद फिर वो दामाद बन जाता है रिश्ते में, तो क्या किया जाए। तो बीच का हल यही निकाला कि चलो ऐश्वर्या की कहीं और शादी कर देते हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा। माँ बेटी दोनों की मर्जी थी, शादी हो गई। लेकिन शादी से पहले उन दोनों का 5-6 दिन पहले 13 मई को उसका ये था कि वो शादी उसी से करेगी, बैंक एम्प्लॉय से। उसके पास पहुंचती है, उसने समझाया कि देखो मैं नहीं कर सकता और मैं तुमसे अगर शादी कर लेती हूँ तो वो आदमी ठीक ठाक पैसा कमाने वाला है, तो कल को उसके पैसे से भी हम लोग ऐश कर सकते हैं, तो तुम शादी करो और शादी के बाद हम लोग उसे मार देंगे। मारने के बाद तुम उसकी बेवा होने के नाते उसकी प्रॉपर्टी की वारिश होगी, तो कैश भी होंगे और पैसे भी मिलेंगे और हम लोगों की ज़िंदगी अच्छे से चलेगी। और ऐश्वर्या को ये आइडिया पसंद आया। इसी के बाद वो घर लौट आई और 16 मई को शादी से 2 दिन पहले 18 मई को उसने शादी कर ली। अब शादी तो हो गई, लेकिन ऐश्वर्या को रहना नहीं था। उसने अपनी माँ को साफ साफ कहा। माँ ने कहा ठीक है, अब वो प्रेमी जो है, माँ बेटी एक ही प्रेमी है। उसने माँ को ये भी समझाया। माँ ने कहा ये अच्छी बात है, तो उसके रास्ते से हटाते हैं, पैसे भी आ जाएंगे और उसके बाद समाज सोसाइटी रिश्तेदार को ये सब दबाव भी नहीं है डालेंगे। ऐश्वर्या फिर शादी से करो, क्योंकि वो तब भी भीड़ हो जाएगी। इसी प्लान के तहत माँ बेटी राजी हो जाती है, शादी हो गई। लेकिन ऐश्वर्या लगातार अपने प्रेमी के ही टच में, पति के करीब जाती नहीं है। फिर तारीख आई 17 जून और प्लान हुआ। उस बैंक एम्प्लॉय ने ऐश्वर्या को फ़ोन किया कि आज सुपारी किलर के जरिए उसे मारना है। उसके बाद उसने अपने ड्राइवर को खुद सुपारी किलर के साथ गाड़ी में भेजा। ऐश्वर्या के घर की एक ज़मीन की माप करनी है, नपाई करनी है। तेजस्वर को इस साजिश से अनजान उस गाड़ी में बैठ गया। वो लोग उसे ले गए और 40 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर ले जाकर उन्होंने गाड़ी के अंदर ही तेज धार चाकू से उस पर हमला किया, जो वैसे ही जैसे राजा रघुवंशी को तेज धार हथियार से मारा गया, लेकिन खाई के पास इसी गाड़ी में। और जब उन्हें यकीन हो गया कि ये मर चुका है, तो रात के अंधेरे में एक सुनसान जगह पर उसकी बॉडी को फेंक दी और फेंकने के बाद वो लोग वहाँ से निकल गए। अब इधर जब मौत के अगले दिन खबर आई तो ऐश्वर्या की अपनी एक्टिंग शुरू हुई। महीने भर ही एक दिन बाकी था, महीने भर के अंदर विधवा हो गई। लोगों को हमदर्दी, घर वालों की हमदर्दी, और सभी अफसोस कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त भी कई ऐसे लोग थे जिनके जहन में सोनम और राजा की कहानी चल रही थी और उसमें एक पुलिस भी थी। और आखिरकार ये सच्चाई सामने आ गई। प्रेमी फरार और पुलिस उसे पकड़ने के लिए कई जगह दबिश डाल रही है। लेकिन कैसे एक केस जो जहन में रहता है वो दूसरे केस को इन्वेस्टिगेट करने में मदद पहुंचता है, ये एग्जाम्पल है। और कितनी मिलती जुलती मैंने आपको शुरू में बताई। चाहे वो महीना हो, फरवरी हो, रिश्ता तय होता है। चाहे वो महीना हो शादी का, या मई का महीना हो, 11 मई सोनम की शादी, 18 मई ऐश्वर्या की शादी, 2 जून उसकी मौत। हालांकि कत्ल राजा के 23 मई को हुआ था, लेकिन 2 जून लाश बरामद हुआ और 17 जून तेजेश्वर का कत्ल, और सब कुछ इसी बीच में। जब ये कहानी चल रही थी हर तरफ, तो इंसान फिर वही बात आ जाती है, घूम फिर कर क्या सोचता है, कैसे बचना है, क्या करना है, शादी के बाद उसे मारना है या फिर उसकी दौलत पर ऐश करना है। लेकिन ये रिश्तों का भी एक वो देखिए कि एक माँ बेटी ने एक ही शख्स से प्यार, और दोनों उसी के साथ रहना चाहते हैं और ज़माने को पता ना चले, इसीलिए बेटी की शादी भी करनी है। लेकिन शादी के बाद फिर पति का कत्ल करके वापस भी आना है, और इस रिश्ते को ज़माने से छुपाकर दोनों यूं ही आगे भी कायम रखना चाहते हैं। इसीलिए माँ बेटी दोनों को गिरफ्तार किया गया। यानी कि तेजेश्वर का कत्ल उसकी अपनी पत्नी और अपनी सास, इन दोनों ने मिलकर कराया, जिससे ऐश्वर्या और ऐश्वर्या की माँ की प्रेमी की मदद से रिश्ते के इस जुर्म में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि जब भी इन चीज़ों के बारे में सोचिए, देखिए, सोचिए, फ़ौरन आँख बंद करके
भरोसा मत कीजिए, अच्छी तरीके से ठोक पीट कर और तब भरोसा कीजिए। तो फिलहाल आज की इस कहानी में इतना ही। लोग लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना और अपने परिवार का हमेशा ख्याल रखें और ऐसे इंसानों का देख रेख ठोक बजा के करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।